हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज इतिहास की पुस्तक से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की अगली कड़ी में हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। आज हम देखते हैं कि यूरोप में जो भी राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे, उन राजनीतिक उथलों पुथलों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, महिलाएं इस संघर्ष में कितना योगदान किए। इसमें पहला पॉइंट होगा राजनीतिक संगठन की स्थापना। जो ये संघर्ष चल रहा था राजतंत्र को या निरंकुश व्यवस्था को समाप्त करने का, इस संघर्ष में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। दूसरा पॉइंट है अखबारों की शुरुआत। महिलाओं ने भी अनेक अखबारों या प्रेसों को स्थापित किया, जिसमें अनेक अखबारों का प्रकाशन होता था, जिसमें महिलाएं भी अपने लेखों द्वारा जनता को जागरूक करने का काम करती थी। अगला पॉइंट राजनीतिक बैठकों में भागीदारी। जो भी राजनीतिक बैठकें होती थी, खास तौर से महिलाओं को उसमें बैठने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी ये महिलाएं कुछ राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लेती थी। जैसे फ्रैंकफर्ट संसद की जब बैठक हुई थी, उस बैठक में जो है दर्शक दीर्घा में महिलाओं को खड़ा होने की इजाज़त दी गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं ने बैठकों में भी भाग लेने का काम किया था। मताधिकार के लिए संघर्ष। यूरोप में राजतंत्र के समय में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को नाबालिग माना जाता था और ये पिता और पति पर आश्रित होती थी। उनकी आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं कर सकती थी। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन महिलाएं जो है अपने इस अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करती रही और बराबर मांग उठाती रही। और अंतोगत्वा अंत में जो है महिलाओं को भी इस संघर्ष में, यानी राष्ट्रवाद में तो इनको मताधिकार नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में आगे चलकर इनको मताधिकार की भी प्राप्ति हो जाती है। महिलाओं को या सभी को मताधिकार का अधिकार जो है सबसे पहले न्यूजीलैंड ने प्रदान करने का काम किया था। यह था जो है यूरोप में क्रांतिकारियों और अन्य लोगों का योगदान। अब हम इस कड़ी में ये जो संघर्ष की घड़ी चल रही थी, तमाम क्रांतियां हुई, अनेक राजाओं का दमन हुआ, विद्रोहियों को जेल में डाला गया या मौत के घाट उतारा गया। ये सारा सिलसिला जो है यहीं पर जो है खत्म होता है और इसके बीच में कुछ राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो राज्यों की एकीकरण की प्रक्रिया में हम सबसे पहले आज देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति के समय जो है खास करके कई राज्यों का उदय हुआ, जिसमें जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण ये महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों एकीकरणों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि जर्मनी या अनेक भूभागों पर अनेक निरंकुश राजाओं का शासन रहा। राष्ट्रवादी
उदारवादी संघर्ष या क्रांतियां होती रहीं। इन क्रांतियों के दम पर जो है राष्ट्रों को एकीकरण करने का प्रयास किया गया। वोट के आधार पर इन राष्ट्रों को एकत्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास प्रायः विफल रहे, क्रांतियां असफल रहीं। इसके बाद जो है कुछ सशस्त्र बलों के आधार पर राष्ट्रों के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, और इसमें हम जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं कि क्या हुआ था और जर्मनी को कैसे एक राष्ट्र बनाया गया था जो कई राष्ट्रों का संघ था। आपको बताया गया था कि जर्मनी नेपोलियन के समय में 39 राज्यों का एक संघ था। 39 राज्य थे, सबकी अलग अलग अपनी व्यवस्था थी, अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग उनके नियम थे और विधान थे, मुद्राएं भी अलग थी। तो इन सभी को मिलाकर एक जर्मनी बनाया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विलियम प्रथम का प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। विलियम प्रथम प्रसा के सिंहासन पर विराजमान होता है, यानी प्रसा का राजा बनता है। फ्रैंकफर्ट संसद की जब मीटिंग हो रही थी तो उस समय आपको हम बताए थे कि वहाँ का जो बादशाह था, जिसको संवैधानिक राजतंत्र की जिम्मेदारी दी जानी थी, उन्होंने इस संवैधानिक जिम्मेदारी को जो है लेने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रवादी यानी राज्य तंत्र का समर्थन करने वाले लोगों के साथ जो है आ गया था। उस राजा की जो है तबीयत खराब होती है और उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है उसका भाई विलियम प्रथम, उसी का भाई था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जो है प्रसा के सिंहासन पर आसीन होता है। विलियम प्रथम जो है सेना में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। यह सेना के बल पर राज्यों का विस्तार करना चाहता था या राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। इसने सर्वप्रथम सेना को संगठित करने के लिए अनेक प्रकार से जो है कर लगाए और इस कर के आधार पर सेना को संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन जो यह सेना को सुसंगठित, विस्तृत या सुनियोजित करने की नीतियां बनाई, उसके लिए जो बजट का प्रावधान हुआ, जब नेशनल संसद में इसको जो है रखा गया तो जो उदारवादी लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इनका यह बजट जो है पास न होने के कारण जो है यह बजट इनका अधर में अटक गया और इससे खिन्न होकर, इससे दुखी होकर विलियम प्रथम ने वहाँ की सभा को यानी असेंबली के प्रतिनिधियों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद जो है यहाँ अगली कड़ी में 1862 में बिस्मार्क चार्ल्स नियुक्त करता है। बिस्मार्क को चार्ल्स नियुक्त करता है। चार्ल्स कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, लगभग दोनों एक ही चीजें हैं। चार्ल्स भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। जब विलियम प्रथम की योजनाएं विफल हो गई तो उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसका साथ दे और उसकी योजना को सुनियोजित ढंग से जो है लागू करने का काम करे। जब वहाँ की संसद बर्खास्त हुई, उसके लिए पुनः चुनाव कराया गया और चुनाव में एक बार फिर जो उदारवादी थे, उदारवादियों की जीत हुई और राजा का भी यहाँ काम बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे समय में राजा को एक ऐसे मंत्री की तलाश थी जो मंत्री जो है संसद के नियमों के खिलाफ जाकर निर्भीक होकर किसी काम को करने की क्षमता रखता हो, और ऐसे व्यक्ति के रूप में उसे बिस्मार्क नामक जो है एक व्यक्ति मिला जिसको उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया या चांसलर बनाया। जब यह चांसलर नियुक्त हो गया तो इन्होंने
जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है कुछ काम किए। संसद में यह एक भाषण देते हुए लोगों के सामने कहा था कि किसी भी काल की महान समस्याओं का निवारण भाषणों और बहुमतों से नहीं बल्कि रक्त और तलवार से होता है। इसी चीज पर अमल करते हुए इन्होंने जो है बिस्मार्क की योजना को आगे बढ़ाने विलियम प्रथम की योजना को आगे बढ़ाने का काम करता है और एक बार पुनः सेना को संगठित करने या शक्तिशाली बनाने की योजना को संसद में प्रस्तुत करता है। लेकिन इस बार भी इसको सफलता नहीं मिलती है। सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि जब दोबारा चुनाव हुआ था तो पुनः जो उदारवादी लोग थे वही लोग जीत कर आ गए थे। तो उदारवादी तो पहले से ही इस चीज का विरोध कर रहे थे और जब दोबारा ये पेश किया गया तो यह जो है एक बार फिर इसका विरोध किए और इसको संसद में पास होने से रोक दिया। अब जो है बिस्मार्क जो है नया रास्ता अपनाता है और संसद के नियमों को ताक पर रखकर निरंकुशतावाद को जन्म देता है तथा वहां की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेकर जो है आगे का अपना प्रयास शुरू करता है। बिस्मार्क द्वारा अगला पॉइंट है बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण की भूमिका। जब उसका योजना विफल हो जाती है तो वह जर्मनी की एकीकरण की भूमिका बनाता है और भूमिका के तहत जो है वह जर्मनी को एकीकरण करने के लिए जो है प्रसा की सेनाओं तथा नौकरशाही की मदद से 3 युद्धों द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा करता है। ये 3 युद्ध कौन थे? डेनमार्क प्रसा युद्ध जो 1864 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में प्रसा विजयी होता है, डेनमार्क की पराजय होती है और इस प्रकार वह डेनमार्क को जर्मनी में मिलाने में सफल होता है। दूसरा युद्ध होता है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध जो 1866 ईस्वी में लड़ा जाता है और इस युद्ध में भी अपने कुशलता और सेना के बल पर जो है प्रसा विजयी होता है और ऑस्ट्रिया को भी अपने राज्य में मिला लेता है। तीसरा युद्ध बिस्मार्क द्वारा किया जाता है फ्रांस और प्रसा का युद्ध। फ्रांस और प्रसा के युद्ध में भी बिस्मार्क को सफलता मिलती है और इस युद्ध में उन्होंने 1870 में यह युद्ध लड़ा और 1870 में विजित होने के बाद वह फ्रांस को भी अपने राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार इन तीनों राज्यों के एकीकरण के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है और पूरा होने के बाद 18 जनवरी 1870 में यह तीनों युद्ध समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद 18 जनवरी 1871 में विलियम प्रथम को वर्साय के शीशमहल, जिसको हाल ऑफ मिरर भी कहा जाता है, में एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिस बैठक में प्रसा के जो राजकुमार थे उनको बुलाया जाता है, सेना के जो प्रतिनिधि थे वो उपस्थित होते हैं, प्रमुख मंत्री या जिसको हम चांसलर कहते हैं ऑटोमान बिस्मार्क और प्रसा के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को इसमें बुलाया जाता है और इस बैठक में विलियम प्रथम को राजा नियुक्त कर दिया जाता है। विलियम प्रथम राजा बनने के बाद जो है कुछ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करता है और मुद्रा, बैंकिंग, कानून तथा न्यायिक व्यवस्थाओं पर जोर देकर जर्मनी को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आज का पाठ जो है हम यहीं समाप्त करेंगे और एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो है विद्यालय को देकर इससे जुड़ जाएं और जुड़कर जो है पढ़ने का काम करें। और इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।